अब जो सवाल मेरे पास पहले आए हुए थे वो मैं दो सवाल पढ़ देता हूं। उनमें से अगर ये सवाल आप चाहेंगे कि फिर से इनका जवाब देना है तो आप दें, अदरवाइज जो नए सवाल होंगे वो कुछ सवाल इसमें ऐसे हैं जिनका जवाब शायद मिला होगा थोड़ा, तो आप देख लीजिएगा कि आप इसका जवाब फिर से देना चाहेंगे क्या। शांतनु मुखर्जी सर का सवाल है, आर द लेसन्स फ्रॉम गांधी एंड अंबेडकर रेलिवेंट इवन टुडे? इफ यस देन मे काइंडली एलोबरेट। एंड सेकेंड क्वेश्चन का है, what can we do to ensure at least marginally that the lessons from these two personalities are imbibed by the young generation? दो सवाल शांतनु मुखर्जी सर के हैं कि क्या इनका जो विचार है वो आज भी प्रासंगिक है, और दूसरा है कि अगर प्रासंगिक है तो कमतर तरीके से भी सही आज की जो यंग जनरेशन है वो इसको इम्बाइब कैसे कर सकती है। और इसके अलावा जो सवाल आया है आकाश सिंह का है, इनके तीन सवाल हैं। गांधी जिस प्रकार हिंदू परंपराओं तथा धार्मिक प्रतीकों को सुरक्षित रखते हुए ऊंच नीच का भेद समाप्त करना चाहते थे, क्या वह अधिक आदर्शवादी था, स्वप्नलोकी नहीं था? आखिर अंबेडकर को उन उपायों में विश्वास क्यों नहीं हो सका? तो इनका सवाल है कि ऊंच नीच खत्म करने के लिए गांधी का जो तरीका है वो बहुत आदर्शवादी और स्वप्नलोकी तो नहीं, यूटोपियन तो नहीं है, और अंबेडकर उनमें विश्वास क्यों नहीं कर सके। दूसरा, यदि गांधी दलित परिवार में जन्म लेते तो क्या उनका दलित उत्थान के लिए किया गया प्रयास अंबेडकर के प्रयासों से अग्रिम पंक्ति में होता, या दलित जाति में जन्म लेने के साथ राष्ट्रपिता के रूप में उनकी पहचान की संभावना बनती? अगर वो दलित होते, गांधी उनकी आइडेंटिटी दलित होती, तो क्या राष्ट्रपिता बन पाते वो? और दलित परिवार में अगर जन्म लेते तो वो क्या अंबेडकर की तरह ही अग्रिम पंक्ति में आ पाते? तीसरा सवाल इनका है, आजादी के 75वीं वर्षगांठ मना रहे इस देश के जातिगत चुनावी माहौल में आज गांधी और अंबेडकर एक होते, एक साथ खड़े होते, या उनके बीच भी मुद्दों को लेकर खेमेबंदी होती? आज होते तो क्या करते गांधी अंबेडकर? एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। गांधी का ग्राम स्वराज क्या वैश्वीकरण के इस युग में उल्टी दिशा में चलने का हट नहीं लगता है? माफी चाह रहा इंटरप्ट करने के, मैं इतने सारे एक साथ मतलब याद ना रख पाऊंगा, तो जी, मैंने पढ़ दिया, फिर एक बार आप कहेंगे तो दोबारा पढ़ूंगा। इनके ये चार सवाल हैं। हाँ, मैं पहले सवाल से शुरू करता हूँ। मैं तो ये मानता हूँ कि जब तक समाज में एक्सप्लॉयटेशन है, गैर बराबरी है, और तरह तरह की समस्याएं हैं, उनसे हम जद्दोजहद कर रहे हैं, तो गांधी और अंबेडकर रेलेवेंस बना रहेगा, क्योंकि वो हमको वो मेथड सिखा रहे हैं, वो तकनीकें हमको बता रहे हैं कि उनसे किस तरह से हम असमानता से, अन्याय से हम किस तरह से लड़ सकते। तो उनके प्रासंगिक होने का तो मुझे पूर्ण उसमें कोई संदेह नहीं है कि उनके मेथड्स जो हैं, जो तरीके हैं, जैसे मैंने कहा, मूल में, दोनों के मूल में ये है कि हम किस तरह से व्यक्ति को तार्किक और नैतिक बनाए। ये सारी समस्याओं के लिए, और ये उन दोनों का प्रश्न है, और दोनों का उद्देश्य है। और ये तो मेरे ख्याल से ये निरंतर प्रक्रिया है। आज भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किस तरह लोगों को तार्किक जो बनाने की कोशिश की जाए, और किस तरह से उन्हें नैतिक बनाने के लिए कोशिश की जाए। तो मैं तो ये मानता हूं कि गांधी और अंबेडकर दोनों जो है बहुत रिलेवेंट है। सेकेंड, उनका प्रश्न जो है, ये मैं मानता हूँ ये ज्यादा अच्छा प्रश्न है कि ये हमारी युवा जनरेशन तक कैसे। ये मैंने देखा हूँ, गांधी अंबेडकर डिबेट जो है कुछ अकादमिक बहसों में फंस जाता है, या पॉलिटिकल अप्रोप्रिएशन में वो उनकी समझ भटक जाती है। इस मामले में मुझे लगता है कि जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं वो है फिल्म मेकर, थिएटर, और जो हमारे लेखक, सॉरी, जो सिंगिंग कवि लोग हैं, इन लोगों का बहुत महत्वपूर्ण रोल हो सकता है। मैं मानता हूं कि मुन्ना भाई जो है एक बहुत अच्छी मूवी थी, जो गांधी के विचारों को एक अच्छी तरह से लोगों तक पहुंचाने, और मेरे ख्याल से एक काफी युवा वर्ग जो है उस फिल्म देखने के बाद गांधी के विचारों को एक अच्छी तरह से समझ सका और जुड़ पाया। तो यह ये हमारे
विद्वानों के लिए भी एक चैलेंज है कि हम उसको किस तरह से सिंप्लीफाई करें, किस तरह से सरल भाषा में समझाने की कोशिश करें कि वो हमारे यूथ जो है वो इन बातों को समझ सके। तो मैं ये मानता हूँ कि उनके विचार बहुत रिलेवेंट है, और ये भी मानता हूँ कि हमारे यूथ को उनके विचारों से अवगत किया जाना चाहिए। और मैं मानता हूँ सोशल मीडिया तो बहुत खतरनाक होता है, वहां तो तरह तरह की बातें फैलती है। मेरे ख्याल से एक सिस्टमेटिक तरीके से मूवी, डॉक्यूमेंट्री, पोएट्री, इन सब के माध्यम से ज्यादा पावरफुल होगा कि सिर्फ जो है एकेडमिक बहसों की अपेक्षा। ये मैं पहले प्रश्न का मेरा ये उत्तर है। दूसरा प्रश्न ये था कि गांधी जो है पुरातन हिंदू प्रतीकों का बहुत उपयोग करते थे। मैं मानता हूँ चीजें अभी भी नहीं बदली है। हम अगर हम जनमानस की बात करें, वो अभी भी बहुत धार्मिक है और बहुत ज्यादा भावुक है वो उन सब चिन्हों को लेकर। और गांधी मेरे ख्याल से, मैं जो मानता हूँ, ये एक अच्छी मेथड है कि आप पुरातन प्रतीकों को लेकर चले। आप अपने आंदोलन को इस तरह, जैसे मैंने मेरी किताब में कहूँ, आप गांधी अपने आंदोलन को इस तरह से मतलब प्रोजेक्ट नहीं करते हैं कि वो जो है परंपराओं का नाश करके आधुनिकता को अपनाने का तरीका है। वो इस तरह से करते हैं कि हमको परंपराओं में जो बुरी चीजें हैं उनको खत्म करके पुरातन को बचा के रखने का काम, जबकि वो पुरातन की जड़ों को समाप्त कर रहे हैं। वो एक नए आधुनिक भारत का निर्माण कर रहे हैं, अपने तरह का न्यू और आधुनिक भारत का निर्माण कर रहे हैं। तो ये मेथड मैं मानता हूँ बहुत कारगर है, और आज के समय में भी बहुत, क्योंकि धर्म जो है अभी भी बहुत आस्था का विषय है, बहुत इमोशंस का विषय है। और उन प्रतीकों का अगर आप सही तरीके से उपयोग करें तो जो है समाज में बहुत आमूलचूल परिवर्तन लाया जा सकता है। जैसे मैंने पहले भी कहा, साइंस और टेक्नोलॉजी जो है, इस मामले में हम आश्रित नहीं रह सकते हैं। साइंस लोगों को रैशनल, तार्किक नहीं बता सकती। आप परंपराओं का सहारा लेके लोगों को तार्किक बनाया जा सकता है, मेरा ये मानना है। गा अंबेडकर उनसे क्यों नहीं सहमत हो पाए, तो मेरे ख्याल से जो मेरे तीसरे प्रश्न का भी उत्तर है कि आप समाज में किस जगह आपका जन्म हुआ है, और किस तरह से आपकी परवरिश हुई है, और किस तरह आपने समाज को देखा है, समाज ने आपको देखा है, इसका आपके वैचारिक पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो इसी तरह मुझे लगता है कि गांधी अंबेडकर को देखने के जो फर्क है उसमें एक ये भी है कि वो जो किस तरह से पढ़े और बले पैदा हुए, कहाँ वो समाज की किस जगह पर उन्होंने अपना जीवन व्यतीत करा और ये करा। तो ये अंबेडकर के लिए, और ये शुरुआत की समय की बातें थी। मेरे ख्याल से अगर आज अंबेडकर होते तो वो गांधी को बेहतर तरीके से अप्रिशिएट कर पाते, और गांधी तो शुरुआत से ही अंबेडकर को अप्रिशिएट करते थे, अब और ज्यादा वो शायद उनकी बातों को अप्रिशिएट कर पाते। तो ये है मेरा कहना कि, और यही तीसरे प्रश्न के उत्तर के संदर्भ में भी कहना चाहूंगा कि शायद अगर गांधी अगर दलित परिवार में पैदा होते तो मुझे नहीं लगता मुझे कि उनके उनके भी जाति के विनाश के जो तरीके हैं उसमें अमूलचूल परिवर्तन होता, उनके चीजों के सोचने समझने की जो है प्रकृति में बदलाव होता। और मुझे और अगर वो राष्ट्रपिता बन पाते या नहीं बन पाते, उनको उतनी एक्सेप्टेंसी मिलती या नहीं मिलती, ये अब ये कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन ये है कि वो अगर एक दलित परिवार में भी पैदा होते तो वो अपना मार्क जो है भारत के इतिहास में जरूर छोड़कर जाते। वो अद्भुत प्रतिभा के धनी थे, वो बहुत अच्छे लेखक थे, बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, पढ़ने वाले थे, उनकी बहुत मौलिक सोच समझ थी। और हाँ, वो एक यूटोपियन का भी जो प्रश्न आया था, मैंने कहा नहीं, मैं ये नहीं मानता कि वो गांधी जो है वो यूटोपियन थे। वो बहुत ही प्रैक्टिकल व्यक्ति थे, वो बहुत
समस्याओं को किस तरह से हल किया जाए इसमें उनका ज्यादा ध्यान रहता था। गांधी के मेरे एक और पेपर में मैंने बात करी हूं कि गांधी गांधी दोहरे मापदंड के व्यक्ति थे। ये मैंने पॉजिटिव सेंस में कहा है, नेगेटिव सेंस में नहीं कहा। वो अपने लिए बहुत कठोर आदर्शवादी मापदंड मानकर चलते थे कि भाई एक एक व्यक्ति का जीवन किस तरह का होना चाहिए, एक बहुत डिसिप्लिन जीवन होना चाहिए, समाज के लिए समर्पित होना चाहिए, उसको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन वो दूसरे लोगों से ये अपेक्षा नहीं रखते थे कि उन्हें मालूम था कि हर व्यक्ति उस तरह का, वो मानते थे कि हर व्यक्ति उतना पोटेंशियल है, लेकिन उस तरह की तपस्या कर पाना और ये सब गुजरने के लिए टाइम लगता। उसी तरह उनके समाज के बारे में भी उनके दो अलग अलग विचार थे। एक आदर्श विचार थे कि समाज को इस तरह होना चाहिए, लेकिन इसके लिए वो ग्राउंड रियलिटी को नहीं छोड़ देते थे। वो तो बल्कि ये बोलते थे एक टाइम में एक ही स्टेप चलना है, आप एक ही तरह का थोड़ा सा सुधार आप अगर ला पाए समाज में। और वो ये मानते थे कि सामाजिक परिवर्तन एक बहुत लंबी लड़ाई है, उनके जीवन काल में खत्म नहीं होने वाली है, और वो जो थोड़ा सा परिवर्तन अगर ला पाए तो वो बहुत है। तो वो अपने आप को कहते थे प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट। वो आइडियलिस्ट भी थे, लेकिन वो अपनी नजर समाज की वास्तविकताओं से दूर नहीं करते थे, और वो समाज में थोड़ा सा भी एक कदम भी परिवर्तन लाए तो वो लाने की कोशिश करते थे। और सवाल जो प्रश्न सदस्यों को पूछने हैं वो सेशन ओपन है, पूछ सकते हैं। सर मैं मधुसूदन शर्मा, दो सवाल है मेरे। मेरा एक सवाल तो ये, जो बहुत इसमें जिक्र उस तरह से नहीं है साफ साफ, बहुत शिकायत रहती है दलित बुद्धिजीवियों को। आमतौर पे दलित मानसिकता में ये चीज घुसी हुई है कि पूना पैक्ट पूरी तरह से गांधी जी द्वारा दलितों के प्रति किया गया अन्याय है। एक तो इस पे आपकी क्या धारणा है, आप क्या सोचते हैं? दूसरी बात यह है, जैसा कि अम्बेडकर सोचते थे, अगर 47 के मुकाबले आज के समाज की पड़ताल की जाए तो स्थितियों को बेहतर तो नहीं माना जा सकता, जबकि इस बीच में सत्ता में, शिक्षा में, नौकरियों में भागीदारी बढ़ी है। तो इस रूप में तो अम्बेडकर का जो चिंतन था या जो उनका तरीका था पूरी तरह सही नहीं माना जा सकता। एक तो ये, तो इस पे आप क्या कहते हैं? दूसरी बात, क्या भविष्य को लेके आप आशावादी हैं? क्या स्थितियां बदलेंगी? जिस तरह से खाई बढ़ रही है या जो वैमनस्य बढ़ा है वो पहले से कम तो बिल्कुल नहीं हुआ है। तो प्लीज बताएं सर, क्या सोचते हैं? धन्यवाद आपके प्रश्नों के लिए। मैं सोच ही रहा था कि मैं गांधी अंबेडकर की बात करूं और पूना पैक्ट का जिक्र कैसे ना हो, तो ये तो असंभव है। मैंने मेरी किताब में इसको विस्तार से लिखा है। अगर आप मैं अभी आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन वो मेरे ख्याल से उतना सटीक नहीं होगा अगर आप मेरी किताब को ना पढ़ेंगे। उसको पूरे परिप्रेक्ष्य में देखकर ही समझा जा सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं दो तरीके से दूंगा। पहला तो यह है कि अंबेडकर जो प्रत्यक्ष सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर रहे थे, जो पूना पैक्ट में जो जो नहीं दिया गया दलितों को, उसकी जगह जो ज्वाइंट इलेक्टोरेट मिला, यही मुद्दा था पूना पैक्ट में ना। अंबेडकर ऐसा नहीं था कि शुरुआत से जो है सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर रहे थे, ऐसा नहीं है। जब साइमन कमीशन आया था तो करीब 20 दलित ऑर्गेनाइजेशन मिले थे, जिसमें से 3 को छोड़कर बाकी सब ने सेपरेट इलेक्टोरेट मांगे थे, और जिन 3 ने ज्वाइंट इलेक्टोरेट मांगा था उनमें से अंबेडकर एक थे। अंबेडकर का यह कहना था कि सेपरेट इलेक्टोरेट में अगर आप माइनॉरिटी को उसके कोटा दे दें तो फिर मेजॉरिटी उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देती है, कि उसका खेल खत्म, भैया आपने अपने हिस्से की भागीदारी ले ली है, अब आपको हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जॉइंट इलेक्टोरेट में ऐसा नहीं होता, उसे अपनी भागीदारी भी मिलती है, और जो मेजॉरिटी जो है उसके साथ, क्योंकि उनको उसके वोट चाहिए रहते हैं, तो वो उसके संदर्भ में चिंतित भी रहती है। ये तर्क देकर उन्होंने ज्वाइंट इलेक्टोरेट का समर्थन किया। बाद में भी, पूना पैक्ट के बाद में भी वो जब अवलोकन करते रहे कि क्या हुआ, ये माने कि पूना पैक्ट सेपरेट इलेक्टोरेट के कारण जो है कुछ समस्याएं हुई, लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि वो पूर्णतः गलत है। ज्वाइंट इलेक्टोरेट जो है क्या बोलते हैं, हानिकारक है दलित के
भविष्य के लिए या उनकी राजनीति के लिए। और आखिर में संविधान सभा में तो उन्होंने इस बात को स्वीकार भी कर लिया था। तो ये एक तरीका है इस प्रश्न को समझने के लिए। और दूसरा तरीका ये है, गांधी की जो मेथड थी, मैंने अपने बुक में बताया, वो एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, जैसे पहले कि भाई एजुकेशन के क्षेत्र में दलितों को लाया जाए, फिर मंदिरों में लाया जाए। तो ये एक और उनकी तरीका ये था कि एक इस तरह से इवेंट किया जाए कि अपर उच्च जाति के लोगों को उनकी जो शेम है, गिल्ट है, उसको मोबिलाइज किया जाए और फिर समाज सुधार को एक कदम आगे बढ़ाया जाए। तो वो जो कर रहे थे, आप देखोगे उसका उनके जब उन्होंने फास्ट का ऐलान करा था, तब हिंदू समाज बहुत तरह से उद्वेलित हुआ था। तरह तरह के कई मंदिरों में, अब वो आगे लंबा सस्टेन नहीं कर पाया वो मूवमेंट, लेकिन वो एक मूवमेंटम बना था। कई मंदिरों को जो है दलितों के लिए खोल दिए गए थे, सहभोज हुआ था, गांधी जी को बचाने के लिए कई कई तरह के प्रयत्न किए गए थे। तो जो अनटचेबिलिटी का प्रश्न था, एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा प्रश्न बनकर उभर कर सामने आया और बहुत उसको उसके पक्ष में मोबिलाइजेशन हुआ। तो उस गांधी के फास्ट का अपना एक महत्व है। तो जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि वो ये है कि अंबेडकर के लिए भी ज्वाइंट इलेक्टोरेट जिस तरह आज माना जाता है कि बहुत बड़ा लॉस हुआ है, उस तरह का लॉस नहीं था। और गांधी के लिए भी गांधी की जो मेथड थी उसके लिए बहुत अप्रोप्रिएट पोजीशन थी कि आप इस तरह से फास्ट करके पूरे समाज को उद्वेलित करें, उस आंदोलन में भागीदारी बनाए कि भाई गांधी को बचाना है इस तरह से। और ये जरूर बात है कि अगर गांधी फास्ट नहीं करते, पूना पैक्ट नहीं होता, तो हमारी आज की राजनीति का स्वरूप अलग होता। ये अब मैं नहीं कह सकता, मैं ये अनुमान नहीं लगा सकता उससे दलितों को बहुत अधिक फायदा नुकसान होता या समाज में और अधिक वेमनेस बढ़ता या कम बढ़ता, लेकिन ये जरूर होता है कि उसका स्वरूप अलग होता है। और ये मैं आपसे सहमत हूं कि अगर 47 और आज का 47 और 32 से भी हम आज का कंपेयर करें तो परिस्थितियां बहुत ज्यादा बदली नहीं है, जबकि नौकरियों में, राजनीति में हिस्सेदारी, भागीदारी बढ़ी हुई है, वैमनस्य से बढ़ा हुआ है। और मैं इसका कारण ये भी मानता हूं कि ये जो है गांधी आंदोलन जो है सीट बैक पर चला गया, जो पिछड़ गया, उसके कारण मैं मानता हूं कि ये जो होगा। अगर गांधी का आंदोलन भी उतने ही स्ट्रांग रूप से चल रहा होता तो मेरे ख्याल से उच्च जाति के लोगों में इस जो स्टेट ओरिएंटेड रिफॉर्म है उसको सहन करने के लिए, एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ती। मैं इस आधार पर ये नहीं कह सकता कि मैं कह नहीं सकता कि जो स्टेट ओरिएंटेड रिफॉर्म जो है वो खराब है, उसके क्योंकि वैमनस्य बढ़ाता है इसीलिए उसे खत्म कर देना चाहिए। मैं कहता हूं कि वो मेरे में, अगर आप आज मुझे सुन रहे हो तो उसका एक कारण ये भी है कि स्टेट ओरिएंटेड रिफॉर्म है, क्योंकि मैं खुद दलित हूँ और मैं रिजर्वेशन से आया हूँ। तो मैं मानता हूँ उसका अपना महत्व है, लेकिन आपसे भी मैं सहमत हूँ कि वैमनस्य बढ़ा है। और अगर मैं मानता हूँ कि गांधी की अगर आंदोलन भी उतने ही स्ट्रांग तरीके से चल रहा होता अभी समाज में, तो उसकी एक्सेप्टेंस बढ़ती, स्वीकारिता बढ़ती कि इसकी एक जरूरत है, एक हमको समतामूलक समाज या एक समावेशी समाज बनाने के लिए। तो मुझे लगता है कि इसीलिए मुझे लगता है कि गांधी की भी आज प्रासंगिकता बनी हुई है। अगला सवाल। सर, मैं मुकुलराज बोल रहा हूँ। आपसे एक प्रश्न है कि जाति के विनाश के लिए गांधी की परिकल्पना ये थी कि उनकी अपेक्षा थी कि उच्च जाति के लोगों से कुछ वो किसी तरह की कुर्बानी चाहते थे और अपने अंदर सेल्फ प्योरिफिकेशन के माध्यम से नीचे की ओर अग्रसर होके और जो नीचे के तबके थे उनके करीब आए। जबकि अंबेडकर नीचे वाले तबके, नीचे वाली जाति के लोगों को तथाकथित जो भी कारण रहे हैं उनसे अपेक्षा करते थे कि इन्हीं के अंदर आत्मसम्मान और वो कारण जिनकी वजह से उच्च जाति के लोग आज उच्च स्तर पर सम्मानित और प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहे हैं वहां तक पहुंच पाए। अब इन दोनों में सामंजस्य बिठाने के लिए शिक्षा भी एक बड़ा महत्वपूर्ण माध्यम होता है
जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए। और ये दोनों ही व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त थे, इनका विश्वास था शिक्षा में। तो कोई ऐसी शिक्षा प्रणाली दोनों के द्वारा को निर्धारित की या आज के परिप्रेक्ष्य में जिसमें दोनों के विचारों को समावेशित करते हुए इस जाति व्यवस्था पर प्रहार किया जा सके या इसको नष्ट किया जा सके। बहुत सही। ये तो आपका मेरे ख्याल से प्रश्न कम सुझाव ज्यादा है, और मैं तो इसका बहुत स्वागत करता हूँ। मैं कहूंगा अगर ऐसा कुछ होता है तो ये बहुत अच्छी बात है कि गांधी और अंबेडकर के विचारों को मिलाकर, जहां पर जैसे गांधी के जो दोनों प्रश्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जो कह रहा हूँ कि हमको जो शारीरिक श्रम है उसका सम्मान करना समाज में लोगों को सिखाना होगा। इसकी कोई ये आज भी उतनी ही जरूरत है। और जैसा आपने कहा कि जब ये एक और मैं बात यहाँ थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन मैं बताना चाहता, गांधी एक शुद्धि मूवमेंट थे जो हमारे आर्य समाज ने स्टार्ट करा था। वो ये मानते थे कि दलित समुदाय को एक रिचुअल प्रोसेस से होकर गुजर के शुद्ध होकर उनको हिंदू व्यवस्था में आना चाहिए। लेकिन गांधी आप मानते दूसरी तरह की शुद्धि की बात करते थे। वो बोलते थे मैं इस शुद्धि का समर्थक नहीं हूँ। वो ये बोलते थे कि के लोगों को अपनी जो घमंड है कि मैं उच्च हूँ वो त्याग कर शुद्ध करके निचले व्यक्तियों के स्तर पर आना। माइक से पीछे बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है आपके, मुकुल सर को आप जी। हाँ, इसको थोड़ा गांधी को यहाँ भी गलत समझा गया जब वो ये कहते हैं कि आपको जो है सबसे निचले पायदान का व्यक्ति की तरह बनना है, मतलब एक आदर्श भंगी बनना है। ठीक है, तो ये दलित स्कॉलर्स के बीच में भी ये है कि वो उस कार्य को ग्लोरीफाई कर रहे थे कि वो जो है वही समाज, ये सच बात है, वो ये चाह रहे थे। लेकिन वो ये चाह रहे थे सभी लोग काम करें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति या समुदाय के व्यक्ति उस काम करें। मूल के उनमें यह था कि आपको श्रम के कार्यों के प्रति सम्मान पैदा करना है। आज भी समाज में जो है हम पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग के प्रति ज्यादा सम्मान और जो श्रम का कार्य करते हैं उनके प्रति, और उसका एक बहुत बड़ा कारण है समाज में जो ऊंच नीच की भावना है। तो मैं जरूर आपसे पूर्णतः सहमत हूँ कि किताबों के अलावा प्रैक्टिकल भी इस तरह की चीजें हमको सिलेबस में डालनी चाहिए जो गांधी और अंबेडकर के विचारों पर आधारित हो और जिस पे हम मिलकर जाति पर प्रहार कर सके। धन्यवाद आपके सुझाव के। कोई और प्रश्न आए सर? उससे पहले मैं भी एक अपनी जिज्ञासा आपके सामने रख देता हूं। आप जब समझें इसको जरूरी तो आप सवाल के साथ ले लेंगे। क्या सर ऐसा नहीं है कि गांधी को असल में जिन सवर्णों के प्यूरिफिकेशन की वो कोशिश कर रहे थे उन्होंने ही फेल कर दिया? क्योंकि आज के समय अंबेडकर की जो महत्ता बढ़ी वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की वजह से बनी है। एक आइडेंटिटी है जिसके इर्द गिर्द लोग भावनात्मक रूप से लामबंद हुए और उन्होंने राजनीतिक कारणों से अंबेडकर को प्रासंगिक बनाया, जबकि गांधी के साथ इस तरह की किसी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की गुंजाइश नहीं बनती। तो इस कारण जब सवर्ण उस आइडेंटिटी से लगाव नहीं महसूस करते तो डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है उसमें गांधी धीरे धीरे पॉलिटिकली इररिलेवेंट होते हैं, और जब पॉलिटिकली इररिलेवेंट होते हैं तो उनकी इकोनॉमी का मॉडल, उनके सोसाइटी के रिफॉर्म का मॉडल, वो सब रिलेवेंट हो जाता है। तो आपको लगता है कि क्या ये है? एक मेरा सर इस पे ऑब्जर्वेशन ये था जो जिस पे आप जवाब मैं आपका चाहूंगा। दूसरा मैं सर ये जानना चाहता हूं, असल में मुझे तो कई बार ये भी लगता है कि जब हम बातचीत में गांधी को गांधी जी कहते हैं और साथ में अंबेडकर पुकारते हैं तो तभी अंतर पैदा हो जाता है कि हम जब दो चिंतकों पर बात कर रहे होते हैं, एक को गांधी जी कहते हैं, दूसरे को अंबेडकर कहते हैं, तो दो विचारकों पर बात करते हुए अतिरिक्त श्रद्धा क्यों दिखाएं हम? इससे भी एक पूर्वाग्रह झलकता है। ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, सवाल नहीं है। सवाल मेरा सर ये है कि अंबेडकर का जो मॉडल है उसमें बिना एंटाइटलमेंट्स के बात नहीं बनेगी। आपको अधिकार लेने पड़ेंगे, एंटाइटलमेंट्स चाहिए। गांधी में ड्यूटी पर जोर ज्यादा है। मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे याद तो नहीं रेफरेंस, लेकिन गांधी ने कहा था कि भीमराव पूना पैक्ट समय कि भीमराव तुम सबको ब्राह्मण बनाना चाहते हो और मैं सबको मेहतर बनाना चाहता हूं। हमारी तुम्हारी दिक्कत यह है कि मैं सबको शूद्र बनाना चाहता हूं, तुम सबको ब्राह्मण बनाना चाहते हो।
हम दोनों एक ही चाहते हैं चीज, दोनों समानता स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हर आदमी सबसे निम्न श्रम करे, और तुम चाहते हो कि दलित वो जो ब्राह्मण जिस तरह का एंटाइटलमेंट एंजॉय करते हैं उस तरह के एंटाइटलमेंट्स की तरफ जाए। मेरा सवाल इससे ये है कि जब हम एंटाइटलमेंट्स की एक कॉन्शियसनेस क्रिएट करते हैं, चेतना क्रिएट करते हैं, तो उसमें एंगर का एलिमेंट जरूर होता है। अधिकार के बारे में कहा जाता है कि अधिकार दिए नहीं जाते, छीनने पड़ते हैं। हम ये देखते हैं कि स्त्रियों को हमने अधिकार दिया प्रॉपर्टी में, कोई स्त्री नहीं ले रही क्योंकि उनमें एंगर नहीं बना है। वो अभी भी पितृसत्ता के पैट्रियार्की के खिलाफ एक जो उनमें विक्टिम का भाव होना चाहिए पैदा नहीं हुआ। तो जब अंबेडकर ये एंगर डेवलप करते हैं जिससे लोग अधिकार छीनेंगे, तो एक बार इस एंगर की डेवलप हो जाने के बाद, अधिकार छीनने की प्रवृत्ति बन जाने के बाद, वो एंगर खत्म कैसे होगा? तो जो अंबेडकराइट मॉडल की एक प्रॉब्लम मुझे नजर आती है कि वो एंगर क्रिएट करता है, एंटाइटलमेंट क्रिएट करता है, लेकिन उस एंगर को खत्म कैसे करेंगे, इसका कोई प्रभावी उपाय हमारे पास नहीं बनता है। इस पर मैं आपकी राय चाहूंगा। आपके दोनों बहुत अच्छे ऑब्जर्वेशन है, मैं उनसे पूर्णतः सहमत हूँ कि गांधी को जो है, गांधी का पूरा आंदोलन ही है जो सवर्णों के लिए और तथा अपर कुछ जाति वर्गों के लोगों में सुधार की बात करता है, तो वो अपेक्षा उन्हीं से किया जाता है। और वाकई वो 32 के, मैंने कहा ना, पूना पैक्ट के बाद वो उसके बाद एक और उपवास करते हैं, आमरण काफी लंबा उपवास करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो अपेक्षाएं करी थी हिंदू समाज उस पर खरा नहीं था। हिंदू समाज से स्पेशली जो है उच्च जाति के वर्ग लोग जो है उस तरह का रिस्पॉन्स वो नहीं देख पाए। उन्होंने जो कल्पना की होगी कि इसके बाद जो मूवमेंट बनेगा सुधार का और एक सुधार की एक लंबी प्रक्रिया चलेगी, वो तो 32 के बाद नहीं चल पाई। उन्होंने उसी के बाद कुछ 6-8 महीने बाद एक और काफी लंबा 20-22 दिन का उपवास भी करा था कि उसको फिर रिजनरेट करने के लिए, पुनः शुरुआत करने के लिए, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूँ कि जो है कि गांधी को जो है उच्च वर्ग जाति के लोगों ने ही फेल करा है। दूसरा जो आपने कहा कि वो ठीक, बहुत स्पष्ट, मतलब मेरे ख्याल से सुपरफिशियल तरीके से जो बात है वो सही बात है कि गांधी जो है सबको ब्राह्मण अंबेडकर ब्राह्मण बनाना चाह रहे थे और गांधी जो सबको शूद्र बनाना चाह रहे थे। लेकिन इसके थोड़ा हम गहराई से जाएं तो अंबेडकर यहाँ ब्राह्मण से मतलब आपने ठीक लगाया कि वो जो है कि इंटाइटलमेंट की बात है कि समाज में जो प्रतिष्ठा सम्मान जो मिलता है वो मिलना चाहिए, है ना। वो पाखंड की बात नहीं कर रहे हैं कि ब्राह्मणों जैसे पाखंड की बात, इस बारे में तो क्लियरिटी होती है, लेकिन इस बारे में नहीं होती कि गांधी जो बात कर रहे हैं कि सबको जो वो अति शूद्र या भंगी बनाना चाहते हैं, वो उसका ये मतलब नहीं है कि वो सबको लिटरली भंगी बना देना चाहते हैं। उनका ये है कि एक ऐसे समाज की स्थापना की जाए जहां पर शारीरिक श्रम के प्रति जो है एक आदर भाव हो। और भाई सिर्फ जो कि बहुत, मैं मानता हूं कि बहुत जरूरी है। आप ऐसे समाज की कल्पना नहीं कर सकते हो कि जहां पर कोई किसी भी तरह का शारीरिक, एक मिनट में माफी चाहता हूँ, तो किसी भी तरह का और शारीरिक श्रम ना भी हो और समाज में तो खत्म हो नहीं सकता, तो शारीरिक श्रम की तो आपको जरूरत होगी और एक समाज में सम्मान के भावना से उनको जीने का भी अधिकार है। तो इसको लिटरली ना लेना चाहिए कि जो है वो सबको भंगी बना देना चाहते और वो चाहते थे कि सबको, इसीलिए चरखा की भी वो बात करते थे। वो यहाँ तक कहते थे कि अगर वो ना हो तो खेती करना चाहिए, लेकिन आपको श्रम का समाज में एक इज्जत होनी चाहिए। एक मिनट, सॉरी, मैं माफी चाह रहा हूँ। और आपने ये बहुत मुझे आपका चिंतन बहुत आकर्षित करा कि आपने जो कहा कि वो एंटाइटलमेंट की भावना पर बेस्ड है अम्बेडकराइट आंदोलन, और वो एक एंगर भी जो है क्रिएट करता है, लेकिन वो ये जो है ये नहीं कि उस एंगर को खत्म कैसे किया जाए, क्योंकि एंटाइटलमेंट एक के बाद एक बढ़ते जाते हैं। ये तो खतरा है। मैंने कहा ना कि आप देखिए
अब इस तरह से गांधी को भी, अगर आप गांधी के आंदोलन को भी लोअर डाउन करते जाएं कि वो सोच रहे हैं कि आप उच्च जाति के वर्ग के लोग जो हैं अपना वो मानते हैं कि वो तार्किक होते हैं, नैतिक होते हैं, और उनकी अपील की जाए तो वो सुन सुन लेंगे। इस बात की भी फिर कोई गारंटी नहीं है कि इस तरह का आंदोलन होगा। जी इसकी इसकी कोई ये प्रक्रिया भी आप कहेंगे अगर अंत में ले जाएं तो फॉल्स होप पर ही बेस्ड है। लेकिन हमें समाज में अगर परिवर्तन लाने तो दोनों प्रक्रियाएं चलाना जरूरी है। हम इस आधार पर अंबेडकर को नहीं नकार सकते कि ये अनंत काल तक इंटाइटलमेंट का प्रक्रिया चलती रहेगी और ये कभी समाप्त नहीं होगी। तो उसी तरह हम ये भी कह सकते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे लोगों के अगर हम सिर्फ लोगों के कॉन्शियसनेस पर ही हम आंदोलन डेवलप करें कि वो सुधर जाएंगे और वो अपने साथ अपना अपना अधिकार, अपने प्रिविलेजेस दूसरे के साथ शेयर कर लेंगे, तो ये भी मेरे ख्याल से एक फॉल्स होप है। तो मतलब इस आधार पर हम आंदोलन तो नहीं खड़ा कर सकते और रिजेक्ट कर सकते हैं। मैं ये कहूँ, मुझे लगता है मैं आपका उत्तर दे पाया हूँ। जी सर, मैं इस पर हाँ और सर, कभी हम फिर और चर्चा करेंगे और दूसरे साथी जो है एक प्रश्न मेरा है। जी सर। जी मेरे दो प्रश्न हैं जी। जी एक प्रश्न मेरा ये है कि अंबेडकर साहब ने अंत में ये घोषणा कर दी कि हिंदू धर्म में दलितों का कोई अर्थ नहीं है और हिंदू धर्म में दलित अपने उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर सकते, ये शूद्र हैं और शूद्र ही रहेंगे और हमेशा अंतिम पायदान पे रहेंगे। तो हिंदू धर्म को छोड़ते हुए उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया, जबकि महात्मा गांधी हिंदू हैं और पूरी तरह से अपने आप को हिंदू कहते भी हैं, स्वीकार भी करते हैं। तो गांधी का वो कौन सा हिंदू का रूप है जो अंबेडकर को लेना चाहिए था? अगर गांधी जी हिंदू धर्म में इतना विश्वास करते हैं तो आखिर किन आधारों पे अंबेडकर उसको रिजेक्ट करते हैं? और रिजेक्ट करते हैं तो ये गांधी और अंबेडकर का जो विरोधाभास है हिंदू धर्म को लेकर के, वो कैसे है? उसको किस तरह से स्पष्ट करेंगे, किस तरह से व्याख्यायित करेंगे? नंबर एक। नंबर दो ये है कि गांधी की कल्पना ग्राम स्वराज्य की थी, जबकि अंबेडकर कहते हैं कि जब तक गांव में देश बसेगा, गांव में हिंदुस्तान बसेगा, तब तक जाति व्यवस्था खत्म नहीं होगी, तब तक दलितों पे खतरे नहीं खत्म होंगे। तो दलितों पे खतरे खत्म करने के लिए जरूरी है कि देश में शहरीकरण बढ़े। जैसे जैसे शहर बनेंगे वैसे वैसे दलितों का शोषण कम होगा, जाति व्यवस्था का जो रिजिड स्वरूप है वो धीरे धीरे शहरीकरण के साथ साथ समाप्त होता जाएगा। तो उनके उस ग्राम स्वराज्य में और अंबेडकर के इस शहरीकरण के बीच में क्या सामंजस्य है और क्या आपस में इनकी व्याख्या कैसे की जा सकती है? नहीं, मेरे ख्याल से जो मैंने आधुनिकता और परंपरा पे चर्चा किए थे वो आपके दूसरे प्रश्न के इर्द गिर्द ही है। जब गांधी एक स्मॉल यूनिट विलेज की बात कर रहे हैं, मैंने भी कहा हूं कि जब अंबेडकर ये बात कर रहे हैं कि शहरीकरण होना चाहिए, औद्योगिकरण होना चाहिए, उससे जो है कास्ट रिचुअलिस्टिक फॉर्म में प्रैक्टिस करने में दिक्कतें होती है, ये तो सच बात है। लेकिन वो ये नहीं मानते थे कि शहरीकरण कर देंगे, आधुनिकता ला देंगे तो जो है जाति व्यवस्था का पूर्णतः खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो ये भी मानते थे कि कास्ट जो है स्टेट ऑफ माइंड है, ठीक है, एक मानसिक दशा है जो सिर्फ शहरीकरण करने से और उससे नहीं बदलेगा, और उसके लिए भी आपको अलग तरीके की तकनीकें अपनानी पड़ी। जैसे मैंने कहा था ना कि साइंस और टेक्नोलॉजी का प्रसार करने से व्यक्ति तार्किक नहीं बनता है, वो उन टेक्नोलॉजी को यूज करने का आदी हो जाता है, लेकिन वो एक तार्किक मेथड यूज करना उसको नहीं सिखाता। वो सिखाने के लिए, जैसे मुकुल राज जी ने कहा है, उसके लिए हमको कोई प्रॉपर सिलेबस डेवलप करके लोगों को, बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, वो एक अलग तरह का मसला है। तो ये सिंप्लीफाइड तरीका होगा समझने का कि अंबेडकर जो है गांव की बात कर रहे हैं और
जो है सॉरी अंबेडकर जो शहर की बात कर रहे हैं और गांधी जो गांव की बात कर रहे हैं, वो गांव ना वो गांव की बात कर रहे हैं, वो ना शहर की बात कर रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं, गांधी का ये कहना है कि गांव के अंदर भी जो है जातिगत असमानता, महिलाओं की दुर्दशा और आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सकता है। इससे मैं पूर्णतः सहमत हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाओं की दशा शहरों में ही सुधरेगी, जाति प्रथा शहरों में ही समाप्त होगी, ऐसा कोई मसला नहीं। और अंबेडकर जो बोल रहे हैं कि शहरीकरण से ये चीजें कम होती है, लेकिन वो ये नहीं कह रहे हैं कि इससे जाति प्रथा खत्म हो जाएगी। जाति प्रथा को खत्म करने के लिए दूसरे उनके वैचारिकी में भी परिवर्तन लाना पड़ेगा। तो ये दोनों बातों में ज्यादा मूलभूत अंतर नहीं है। दोनों ये मान रहे हैं कि जो दलितों का एक्सप्लॉयटेशन जो है वो मॉडर्निटी के सेटअप में भी पॉसिबल है और ट्रेडिशन के सेटअप में भी पॉसिबल है। और दोनों ये मान रहे हैं कि उनका उत्थान जो है उत्थान जो है मॉडर्न सेटअप में भी पॉसिबल है, ट्रेडिशनल सेटअप में भी पॉसिबल है। सिर्फ ये डिग्री का अंतर है। अंबेडकर ये मान रहे हैं कि अगर आप शहर बनाओगे तो जो है रिलेटिवली ये फास्ट होगा और तेजी से हो जाएगा गांव की अपेक्षाओं में। गांधी का ये कहना है कि अगर आप शहरीकरण करेंगे तो और ज्यादा दूसरी, और ये सच भी बात है कि जो हमारे पास समस्याएं उसके अलावा और समस्याएं बढ़ जाएगी और उनके निदान के लिए भी हमको और तरह तरह की मुश्किलें उठाना पड़ेगा। तो शहर गांव जो एक स्मॉल यूनिट है और इन समस्याओं का यहीं पर भी खात्मा या उनको एड्रेस किया जा सकता है। तो दोनों इस बात को मानने के लिए तैयार है। सिर्फ फर्क जो है उनका है एम्फेसाइज में डिग्री का है कि किस पर ज्यादा डिग्री देना चाहिए। मेरा पहला प्रश्न जो हिंदू धर्म को लेके था, देखिए अंबेडकर भी अपने काफी समय जो है हिंदू, आपको पता नहीं, इवन हम अंबेडकर जो है जनेऊ संस्कार भी करते हैं दलित ग्रुप के बच्चों का एक समय पर, ठीक है। वो भी पहले काफी कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, काफी लंबा पीरियड उन्होंने हिंदू धर्म में बने रहने के लिए, उसमें सुधार के लिए करा है। ये तो अब गांधी का जो हिंदुत्व है वो समावेशी है, सब में एक रिस्पेक्ट की बात है, दूसरे धर्म में भी समान की रिस्पेक्ट की बात है। वो तो एक अलग पूरा लेक्चर का विषय हो सकता है। आप इसके लिए वो गांधी के जो एनिलेशन ऑफ कास्ट का गांधी ने रिप्लाई लिखा, उसके बाद अंबेडकर ने जो रिप्लाई दिया, उसमें ये बहुत अच्छे से चर्चा की गई है। तो गांधी भी ये कहते हैं, जो अंबेडकर से अपील करते हैं कि भाई ये धर्म कैसे खराब हो सकता है जिसने गुरु नानक दिए हैं, शंकराचार्य दिए हैं। अंबेडकर कहते हैं कि सिर्फ ये कुछ लोगों से तो हम धर्म का आकलन नहीं कर सकते, इन जनरल लोग किस तरह से व्यवहार करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। तो गांधी का हिंदुइज्म बहुत स्पेसिफिकली टू गांधी का था, वो सब लोगों का हिंदुइज्म नहीं बन पाया। यही अंबेडकर की समस्या थी। गांधी के हिंदुइज्म से अंबेडकर को प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि गांधी का हिंदुइज्म गांधी का ही हिंदुइज्म रह गया, वो सर्वजन हिंदुइज्म नहीं बन पाया। अब जब सब लोगों का वो हिंदुइज्म नहीं बन पाया तो फिर वो जो रिस्पेक्ट वो चाह रहे हैं मिलने का, वो उनको नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए उन्होंने ये डिसाइड करा कि देखिए एक गांधी भी जब आप एक इंसान है और खासकर जैसे अंबेडकर गांधी की पर्सनालिटी होती है, तो मेरे ख्याल से उन लोगों को ये भान होने लगता है कि वी आर सेंट विद सम डिवाइन मिशन, कि समाज में कुछ मूलचूल परिवर्तन लाना है या कुछ भी है। गांधी भी अपने अंतिम समय में बहुत वो थे, क्या बोलते हैं, विचलित थे कि जो उन्होंने देखा वो चीज बिखर रही है। पार्टीशन भी एक बहुत बड़ा सदमा था उनके लिए, क्योंकि उन्होंने तो 1909 में कहा था एक देश, और ये उनकी बिल्कुल बेसिक फिलॉसफी के अगेंस्ट बात थी पार्टीशन, कि एक देश एक धर्म का हो ही नहीं सकता। मतलब एक देश में एक समाज में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रह सकते हैं, ये उनके एकदम बेसिक। वो भी बहुत विचलित थे अपने समय में, और वो भी सोच रहे थे, और उनका एक परिणाम ये रहा कि वो ब्रह्मचर्य के एक्सपीरियंस में कोशिश कर रहे थे जो भी अपनी समस्याओं का हल करने। अंबेडकर भी अपने समय में विचलित थे कि मेरे लोगों का क्या होगा, मैं चले जाऊंगा तो उसके बाद क्या होगा इन लोगों का। तो वो भी एक तरह की जल्दी में थे कि कुछ ऐसा किया जाए जो उन्हें लगे कि लॉन्ग टर्म सस्टेन रह पाए। मैं कहता हूँ ये हो सकता है ज्यादा मोटिवेटिव फोर्स उनका बुद्धिज्म की तरफ जाने का, रेदर देन कि भाई हिंदुइज्म में सुधार हो ही नहीं सकता।
क्योंकि उन्हें ये भी चिंता थी कि मैं चले जाऊंगा तो क्या होगा। मैं आपके प्रश्न पे आता हूं कि गांधी का हिंदुइज्म है उससे अंबेडकर को समस्या नहीं थी। उनकी समस्या इस बात से थी कि वो गांधी का ही हिंदुइज्म रह गया, वो सब लोगों का हिंदुइज्म नहीं बन पाया। कोई दो सवाल और मेरे ख्याल से। हाँ, धर्मेंद्र कुछ कहना चाहते थे। धर्मेंद्र कुछ बोल। बोलिए धर्मेंद्र जी। कोई और सवाल ले लीजिए जी, कोई और सवाल जो एक सवाल पूछना चाह रहा था जी। ये मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि हमारा संविधान भी समतामूलक समाज के लिए काफी बहुत कुछ दिया गया है उसमें, तो आजकल जो सामाजिक व्यवस्था बढ़ रही है, आप क्या समझते हैं जो सरकारों के स्तर पे या प्रशासन के स्तर पे या जो हमारे समाज के स्तर पर क्या कोई ऐसी कमी है जो प्रगति हमने करनी चाहिए समतामूलक समाज की स्थापना करने में, वो नहीं हो पा रही? मैं इतना, ये तो सच बात है कि भाई बहुत ज्यादा चीजें परिवर्तन नहीं हुआ है, ये बात सही है। लेकिन मैंने आपको भी कहा कि गांधी और अंबेडकर बहुत शुरुआत के समय में भी ये समझ गए थे कि ये एक बहुत स्लो और लॉन्ग प्रोसेस है, बहुत धीमी, समाज में परिवर्तन बहुत धीमी गति से और बहुत लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये मैं इतना निराशावादी नहीं हूँ, चीजें बदली है। हम ये चाहते हैं, जिस एक्सपेक्टेशन से हम चाहते थे उस एक्सपेक्टेशन से नहीं बदली है, लेकिन चीजें बदली है। तो ये हमें समझना होगा कि ये समाज सुधार आंदोलन की प्रवृत्ति है और प्रकृति है कि इसका स्वरूप जो होता है बहुत धीरे और लंबा होता है, तो हमको धैर्य के साथ काम करते रहना पड़ेगा। धन्यवाद। धर्मेंद्र जी अगर फिर से जुड़ पाए हैं तो सवाल अपना पूछना चाहें तो। हेलो, वो लेफ्ट हो गए शायद किसी वजह से। अच्छा, कोई और प्रश्न? ठीक है, तो मेरा ख्याल है सबने सवाल पूछ लिया है। सवाल तो बहुत सारे हो सकते हैं अभी भी, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि इस पर तो मन ही नहीं भरता है और भरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा की ज़रूरत है। जब तक सारे लोग अपने अपने विचारों के साथ एक लंबा संवाद नहीं करते और उनके थॉट में क्लैरिटी नहीं आती, अल्टीमेटली कन्विंस नहीं होते कि ये बात इस तरीके से आगे बढ़नी चाहिए, तब तक जो हमारा पूरा मकसद है वो पूरा नहीं होगा। इसलिए हम लोग एक अपूर्वानंद सर के साथ भी हम लोगों ने कहा था कि एक सीक्वल करेंगे। आपके साथ हम लोग एक सीक्वल करना चाहेंगे जिसमें हम लोग सवाल उठाएं ढेर सारे और आपको पहले भेज दें सवाल। जी, ये बहुत अच्छा होगा। हाँ, और वो सवाल थोड़े, चूंकि पहली चर्चा हो गई है तो एक बैकग्राउंड बन चुका है सबके दिमाग में। अब इसके बाद जो सवाल उठेंगे वो थोड़े ज्यादा फिलोसॉफिकल और एथिकल एस्पेक्ट जो है दोनों के, उनको उन पर बहस की गुंजाइश बनाएंगे। तो आज के इस लेक्चर से हम सबका थॉट थोड़ा प्रोवोक हुआ है और हम सब इस पर सोचेंगे और गांधी अंबेडकर के इस विमर्श को आगे भी बढ़ाएंगे। इस बात के साथ मैं आज के अपने वक्ता निशिकांत खोलगे जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने इतना समय दिया और इतनी क्लैरिटी के साथ आपने जो 4 बिंदु समझाए हमको, स्टेट वर्सेस सोसाइटी का, सेल्फ रिस्पेक्ट वर्सेस सेल्फ स्टीम का, मॉडर्निटी और ट्रेडिशन का, और आदमी में ज़्यादा विश्वास करें या उसके मॉरल चेंज की तरफ जाने वाला मॉडल, या बाहर से दबाव, जो परिस्थितियां समय हैं उनके अनुसार चेंज करें। ये जो 4 बिंदु आपने उठाए ये बहुत समझ को एनरिच करने वाले बिंदु थे। इससे हम सब एनलाइटेंड हुए सर, और हम आपको फिर से इस मंच पर, इस प्लेटफॉर्म पर आगे भी सुनना चाहेंगे, इसी कामना के साथ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और अमित का भी धन्यवाद जिन्होंने हम सबको फिर से स्टडी बेंच पर बैठा दिया है। नहीं सर, पढ़ने लिखने की कहाँ कोई उम्र है, तो हम लोग इस बहाने मिल पाते हैं सब लोग, और बहुत बढ़िया ग्रुप है। अगली बार से मैं इस ग्रुप में भी अनुमति चाहूँगा सबकी कि हम विद्यार्थियों को भी जोड़ें ढेर सारे, क्योंकि हर बार नई पीढ़ी की बात होती है और पुराने लोग ही सब कुछ सीखेंगे।
तो नए लोग जो है वो जुड़े, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े और जेंडर का भी प्रतिनिधित्व हो। अगर इसमें स्त्रियां नहीं आती, लड़कियां नहीं आती हैं, तो ये ग्रुप आधा है, अभी आधी पॉपुलेशन को ही सर्व कर रहा है। बिल्कुल, तो हमारे अगर इस परिवारों पूरे से भी ग्रुप की लोग सहमति बनती है और सब लोग अप्रूव करते हैं, तो विश्वविद्यालय के जो हॉस्टल्स हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, और जो स्त्रियां हैं, वो सब भी इस बहस में शामिल हों, तो एक पर्सपेक्टिव जो उनका बनता है, वो उस पर्सपेक्टिव से कई बार हम लोग बहस में परिचित नहीं होते, वो भी शामिल हो सकेगा। मेरा सुझाव है, अगर इसको सब लोग अप्रूव करेंगे तो नहीं, अगली बार बिल्कुल, ये बहुत अच्छा है। नहीं, वैसे तो हम लोग चाहते ही हैं कि इसका विस्तार हो, जितने ज्यादा लोग जुड़े, जितने ज्यादा हिस्सेदारी हो, वो अच्छी बात है। जी, क्योंकि आज सर ना करीब 10 के आसपास मेरे स्टूडेंट्स में दिखाई दे रहे हैं। मैंने भेजा था उनको, 10-12 लोग दिख रहे हैं, ज्यादा ही दिख रहे हैं मुझे। तो कुछ लोगों को मैंने पर्सनली भेज दिया था कि एक बार प्रयोग करके देखते हैं, कुछ सेलेक्ट लोगों को भेजकर संख्या ज्यादा बढ़ाई जाए, तो अगली बार होगा तो हॉस्टल के लोगों को और अलग अलग हॉस्टल्स के लोगों को सर शामिल किया जाए इसमें। और कोई ऑब्जर्वेशन सर किसी का? तो समाप्त किया जाए सर सत्र आज का। अरुण भी थे, देखा ही नहीं। नमस्ते भैया। हाँ, थोड़ा मैं बाहर था तो थोड़ा सा विलम्ब से आया, लेकिन काफी कुछ ज्ञानवर्धन हुआ। आपने सवाल नहीं पूछा, लेकिन मैं तो सोच रहा था कि आप सवाल पूछेंगे। अब सीक्वल आ रहा है तो अगली बार रखा जाएगा। हाँ, ये सीक्वल जरूरी होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संवाद के लिए तो एक बार पहला सत्र इंट्रोडक्शन में ही चला जाता है, उसी के बाद जो है असली सवाल बनने शुरू होते हैं। सर अगला जो सत्र हम लोगों का है वो या तो स्त्री विमर्श पर हो सकता है या पर्यावरण पर हो सकता है। दो चीजों के लिए हमारे पास कुछ लोग उपलब्ध हो रहे हैं, क्योंकि रामचंद्र गुहा साहब से मैंने बात की, फैजान से बात की, इन दोनों लोगों ने कहा कि थोड़े ज्यादा लोग हो जाएं तब बुलाइए। चैनल मैंने भेजा था, तो वो तो हम लोग मार्च के लिए सोचेंगे। तो पर्यावरण और स्त्री विमर्श, पर्सनालिटीज में जाएंगे तो टैगोर पर एक हम लोग कर सकते हैं, उनके राष्ट्रवाद का जो आइडिया है। वक्ता कौन होगा? अब वक्ता सर तीनों में से कोई जो चुनेंगे, इनमें से ही किसी को वक्ता बुलाएंगे। मेरा कहना है कि आप वक्ता चुनिए जी, विषय के बजाय जी। और वक्ता से फिर पूछिए कि किस विषय पे बोलेगा वो। नहीं, पहले हम लोग ऐसा नहीं कर रहे थे, लेकिन सर पहले हमने सोच लिया था गांधी हम सुनेंगे, अंबेडकर सुनेंगे, इसलिए हमने उसके वक्ता ढूंढे थे। उस विषय के जो जानकार हो, उस विषय की जो जानकार इस बार आप वक्ता चुनिए। बुद्धिसागर तो सर का ये बदलाव हुआ है, इसलिए बुद्धिसागर उसके सर का अनुकूल ढूंढना कहना पड़ेगा। बिल्कुल अभी सही तक हम लोग है। थीम सोचते थे पहले। बुद्धिसागर सर का कहना इसलिए सही है कि हम जी। लोगों के लिए कोई सिलेबस तो है नहीं, हम लोग कोई एग्जाम बिल्कुल, दे नहीं रहे। हाँ। तो हमें जो है जो भी सबसे अच्छा वक्ता मिलेगा, जो भी सुनाएगा, वो हमारे लिए जो सुना देगा हम उसको सुन लेंगे, सवाल पूछ लेंगे। ठीक है, ठीक है, वक्ता भी जाते हैं, क्योंकि पहले हम लोगों ने तय किया था कि हम लोग थीम पर पहले तय करेंगे, फिर वक्ता ढूंढेंगे। तो इसलिए मैंने दो हम थीम लोगों ने कर लिया अपना, गांधी हो गए, अम्बेडकर हो गए, जी। अब हमारे लिए सारे थीम बराबर हैं। ठीक है, पर्सनालिटीज में जाए तो टैगोर पे भी जा सकते हैं, क्योंकि हाँ, राष्ट्रवाद पर काफी चर्चा हो रही, टैगोर ने राष्ट्रवाद पर्यावरण का भी काफी अच्छा है, विरोध किया पर्यावरण था। भी अच्छा मुद्दा है जी, पर्यावरण भी अच्छा मुद्दा है। पर्यावरण, जी। स्त्री विमर्श अच्छे मुद्दे हैं। जी। हालांकि तो तभी पर्यावरण पर सर दो तरह के हमारे पास वक्ता हैं। एक तो ऐसे जिन्होंने ग्राउंड पे काम किया है, वो बहुत अच्छा बोलेंगे नहीं, लेकिन उनका काम है काफी, तो उनको प्रॉब्लम्स पता है, किस तरह की प्रॉब्लम। जैसे राजेंद्र सिंह है, मान लीजिए, उन्होंने वाटर कंजर्वेशन पे बहुत काम किया है, बहुत आसानी से बोलने के लिए आ जाते हैं। बड़ा नाम। दूसरे वो लोग हैं जो एकेडमिक हैं, जिनका एकेडमिक आइडिया है पर्यावरण को लेकर। तो अगर हमको नए सेशन के लिए, अगले सेशन के लिए बुलाना हो, तो किसको बुलाएं? एक्टिविस्ट को बुलाएं या एकेडमिशियन को बुलाएं? आई थिंक एक्टिविटीज को भी ठीक है, दोनों को एक एक ठीक है। पहले एक को सुन लिया जाए, फिर दूसरे को। अच्छा, दोनों को सुनेंगे सब लोग, ठीक है मेरे ख्याल से अच्छा मैं रहेगा। पर्यावरण वाले पे कोशिश करता हूँ सर। और अमित, आगे के उस संवाद में
एक जी। ये भी रखिएगा कि जैसे कुछ है ना कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए या उसके कोई कैरियर काउंसलर इस टाइप के अच्छे कुछ बता सकें जो हो, वो भी हम सभी लोग इस उम्र में हैं कि उनके आगे आने वाली पीढ़ी या किसी के भाई इसमें जुड़ रहे हैं, तो सिविल सर्विसेज के अलावा जो है तमाम चीजें हैं तो लोग अच्छा बता सकते हैं, या हम कैसे है कि अच्छे अभिभावक सिद्ध हो सकते हैं। इन सब चीजों पे अच्छे लेक्चर की जरूरत है अभी भी। जी जी जी, बिल्कुल सही सर कह रहे हैं आप। और इस संवाद को जैसे हम लोग थोड़ा और इसका दायरा बढ़ाएंगे जिसमें ज़्यादा लोग शामिल हो सकें, उनकी रुचि का मामला हो ये, तो जो लोग पढ़ रहे हैं अभी हॉस्टल्स में रह रहे हैं उनके लिए हम लोग अतिरिक्त सेशन कुछ प्लान कर सकते हैं जिसमें उनकी पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें बताई जाए, क्योंकि ये तो हम लोगों की रुचि का विषय है गांधी अंबेडकर या बाकी चर्चा के लिए, लेकिन कई बार जो उनकी ज़रूरतें हैं विद्यार्थियों की, उनके लिहाज से भी कुछ सेशन प्लान करने चाहिए। इतिहास का विषय है, इतिहास पे आप काफी अच्छा कर सकते हैं इस फिल्म। जी, इतिहास में सीरीज भी हो सकती है सर। इतिहास में तो बहुत सारे प्रोफेसर हैं जो रिटायर्ड हैं, कुछ इतिहास सीरीज में भी ले बहुत सकते आपको हैं। मिल जाएंगे लोग। जी, इतिहास में सीरीज हो सकती है। सीरीज ही करनी चाहिए, हैं? इतिहास पे तो सीरीज ही होनी चाहिए। जी, तो अकेले किसी एक उसमें पूरे इतिहास को आप समेट नहीं सकते। वो तो सर लेक्चर ही एक तरीके से होगा कि हम लोग कोई थीम सोच के और उस पर फिर उसके बाद इतिहास में कोई कालखंड सोच के बेसिकली इतिहास उसमें में अलग- आप तीनों से शुरू करिए, एंशियंट, फिर मेडिवल, मॉडर्न, इस तरह से करके उसमें एक एक में दो दो टॉपिक या इस तरह से करके कर सकते हैं उसको। पॉलिटी को भी लिया जा सकता है, बच्चों के लिए काफी फायदेमंद होगा। जी ट्यूशन दे रहे हैं अभी। हाँ, वो तो खैर नहीं, वो तो खैर पॉलिटी पे मतलब इसमें जैसे कॉन्स्टिट्यूशन वाले पे आप फैजान मुस्तफा जब आए, मुस्तफा साहब आएंगे तो वो कवर कर देंगे जी। नहीं वो उनको तो आएंगे, इंडी- आज ही हम लोग 40+ तो आज ही हो गए थे, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि आप जब विद्यार्थियों को शामिल कर लोगे तो जब बहुत काफी स्ट्रेंथ हो जाएगी, फिर तो काफी स्ट्रेंथ होगी। अच्छा हो जाते हैं तो उनको गुहा साहब को और फैजान मुस्तफा की शर्त हम लोग पूरी कर पाएंगे। हाँ, नहीं मेरा तो ख्याल है कर कि देंगे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रावासों को शामिल कर लेंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे, सैकड़ों से ऊपर चले जाएंगे। जी 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 और सर। जहां वो फैजान मुस्तफा या रामचंद्र गुहा का नाम सुनेंगे तो लोग और जुड़ेंगे। सब नहीं, पहले चूंकि हम लोगों ने ग्रुप को रखा ही था सीमित इस बार के पहले कि सिर्फ जो है वो हॉस्टल के लोग जो पुराने लोग हैं वही इसमें शामिल होंगे, हाँ हाँ, नहीं तो ठीक है। मेमोरीज वाले ग्रुप पे लिंक ही जाता था केवल, वो हाँ, ऑलरेडी memories मेमोरीज का है ही उसी था। ग्रुप पे लिंक ही जाता था। इवन परिवार के लोगों को भी हम लोगों ने बाद में शामिल किया कि भाई इनको भी लिंक भेजा जाए, जो ऑल परिवार है उसमें भी। तो अब सहमति हो गई है तो इसको हम लोग आगे नहीं बढ़ाएंगे। अच्छा है ना, पिछली बार हम लोग 23 लोग आए थे अधिकतम, आज तो लगभग दुगने हो गए थे उससे। जी, आज लेकिन उसमें हॉलैंड हॉल से जुड़े जो है 15 लोग नहीं थे। आज जो लोग जुड़े थे उनमें 15 लोग हॉलैंड हॉल से जुड़े हुए नहीं थे। वो ज्यादातर मेरे स्टूडेंट्स हैं सर सब। हाँ, स्टूडेंट थे, कुछ और हाँ। आसपास के लोग थे। तो मैंने कुछ जो सीरियस स्टूडेंट्स थे उनको इनवाइट किया था कि वो ठीक हाँ हाँ। ठीक। इस चर्चा में धीरे धीरे शामिल हो। नहीं, जैसे अच्छा, पिछली एक सुझाव और है अमित, कि जी क्या हम लोग फेसबुक पेज बनाकर उसके माध्यम से भी इस कार्यक्रम को लाइव चला सकते हैं, तो उसमें और संख्या बढ़ेगी सुनने वालों हाँ, की। फेसबुक में संख्या हमेशा ज्यादा होती है। हाँ। एक हॉलैंड हॉल संवाद के नाम से फेसबुक पेज बना के अगर हाँ, फेसबुक पेज बना दे, सही है, जी, बिल्कुल ठीक है। तो फेसबुक पेज बना दिया जाएगा। इसी आईडी से बना दूं सर जिससे हॉलैंड हॉल संवाद है, उसी आईडी से। हाँ बिल्कुल, ये अच्छा रहेगा, सिमिलरिटी भी रहेगी। वो तो चल ही सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो आएगी नहीं इसमें। हाँ। ठीक है सर, तो ये कर देंगे और उस पर ये लेक्चर हो जाएगा। ये सर लेक्चर जो आज हुआ है ये कल शाम तक यूट्यूब चैनल पे अपलोड होगा एक इंट्रो के साथ। ठीक है, बहुत ही तो अब विदा ली जाए सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत बहुत अच्छा अमित जी, ठीक है को सर, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद अमित। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, बहुत बहुत अरे धन्यवाद। सर नमस्ते। सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम। नमस्कार। प्रणाम प्रणाम। बाय बाय, नमस्कार।